इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स फिनिश हो गया था ना, फिनिश हो गया था ना, बस यही चेक कर रहे थे कि आपको याद है कि नहीं। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स अपने आप में कोई लॉ नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बात करता है कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ठीक है। इसमें हम लोग ने सबसे पहले देखे थे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में कुछ प्राइमरी रूल्स थे और अदर रूल्स थे। प्राइमरी रूल्स कौन कौन से थे? लिटरल कंस्ट्रक्शन, मिसशिफ रूल, हर एक मिनट, लिटरल कंस्ट्रक्शन, मिसशिफ रूल। थर्ड, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एजेसडम जेनेरिस, ठीक है। और अदर रूल्स में पहला कौन सा था? एक्सप्रेसियो यूनिस, ठीक है। फिर कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिशिया, फिर नोसाइटरस ऑसिस, फिर स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ प्रिजम्पशंस देखे थे। हम देख रहे थे होली में उड़ तो नहीं गया सब, है ना, कलर्स के साथ उड़ा। तुम लोगों ने होली नहीं खेली, सब एकदम साफ लग रहे हो, हाँ। फिर छुड़ा लिया, लग तो एकदम साफ रहे हो। खेली थी नहीं खेली? अच्छा, ठीक है। फिर क्या था? प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशंस के बाद हम लोगों ने पढ़े थे एड्स टू इंटरप्रिटेशन। एड्स में कौन कौन से थे? इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स। इंटरनल एड्स में कौन कौन से थे? टाइटल, प्रियम्बल, हेडिंग्स, मार्जिनल नोट, प्रोविजो, इलस्ट्रेशंस, ठीक है, समझ गए। और एक्सटर्नल में कौन कौन से थे? पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ द कमिटीज, फॉरेन डिसीजंस, डिक्शनरीज एंड रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट्स, ठीक है। यहां तक हम लोग ने आई थिंक कर लिया था। अब हम लोग लीगल टर्मिनोलॉजीज पे थे, जो आप लीव कर सकते हैं इफ यू वांट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आइए रीडिंग अ बेयर एक्ट। बेयर एक्ट की कोशिश करी किसी ने पढ़ने की? देखा? हाँ, गए थे, देखा, अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई? ज्यादातर देखने नहीं दे रहे थे, इसका मतलब उनको पता चल गया हमारी स्ट्रेटेजी है ना। अच्छा। ओके, रीडिंग अ बेयर एक्ट। अब देखो ये एग्जाम में तो नहीं आना है ऑब्वियसली कि बेयर एक्ट कैसे पढ़ा जाता है, बट सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए फ्यू इंपॉर्टेंट रूल्स देख लो। अ बेयर एक्ट शुड बी रेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। रेड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट मतलब अगर कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो कंपनी के रेफरेंस में देखेंगे। Definition clause of the act and pari materia statutes and general clauses act may be referred to. Definition clauses of the act समझ गए? अगर definition उसी act में दी है तो उसी act से पढ़ेंगे, और अगर उसी act में नहीं दी है तो दूसरे statutes पे जाएंगे। वो दूसरे statutes जो pari materia हो, ये word discuss किया था हम लोग ने, क्या था pari materia? In the same line, in the same understanding। जो दो लॉ, जैसे अगर कमर्शियल लॉ है तो दोनों कमर्शियल होनी चाहिए, क्रिमिनल लॉज है तो दोनों क्रिमिनल होनी चाहिए, ठीक है। लिटरल इंटरप्रिटेशन शुड बी गिवन। सबसे पहला रूल ही हम लोग कौन सा लगाते हैं? लिटरल इंटरप्रिटेशन, यानी बेयर एक्ट पढ़ते वक्त इंटरप्रिटेशन फर्स्ट रूल के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, ये देखो क्या लिखा है, ब्रेक द सेंटेंस बट अंडरस्टैंड द प्रोविजन एज अ होल। तोड़ तोड़ के पढ़ो लेकिन मतलब उसका पूरा निकलेगा। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ हुआ, फिर प्रोवाइडेड दैट हुआ, फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट हुआ, तो हम लोग पढ़ते तोड़ तोड़ के हैं। पहले 2 लाइन पढ़ ली, फिर प्रोवाइडेड पढ़ा, लेकिन उसका जो मेन कंक्लूजन निकलता है वो तब समझ में आएगा जब आप पूरा एज अ होल अंडरस्टैंड करेंगे। रीड, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, ये बेसिक रूल होता है। पहले पढ़ो, उसको समझो और फिर अप्लाई करिए उसको रियल लाइफ में। एंड रीड द अपडेटेड वर्जन ऑफ द बेयर एक्ट, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। पुराना ना पढ़ना, हमेशा जब भी बेयर एक्ट पढ़िएगा कौन सा पढ़िएगा? अपडेटेड वर्जन। इसी तरह नेक्स्ट आइए साइटेशन ऑफ केसेस। अब जो हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, नॉलेज के लिए रेलेवेंट है। साइटेशन ऑफ केसेस, आपको पता होगा कि नंबर आपके तभी आएंगे, चाहे JIGL हो चाहे कंपनी लॉ हो, जब आप सेक्शन और केस लॉ कोड करोगे। देखो सीधी सीधी बात समझो, सेक्शन और केस लॉ याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन नंबर उसी से आएंगे, ठीक है। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हुए हैं जिनको कंटेंट कुछ नहीं आता था, ठीक है, और जब उनका रिजल्ट निकला तो वो पास हो गए और बड़े अच्छे नंबर से, ठीक है। और दैट वाज द टाइम जब, मतलब आई एम टेलिंग यू ऑफ CE एग्जाम,
लग सेम ही है दोनों का रूल, और वो बच्चा पास हो गया, हमको उसको पास होने पे डाउट था, हमने उससे 3 बार पूछा, मार्कशीट देखी तब हमें यकीन हुआ कि ये पास हो गया, ठीक है, और लॉ में पास हो गया। तो हमने उससे पूछा तुम्हें करा क्या था, क्योंकि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर कुछ नहीं, बस हम सेक्शन घोट के पी गए थे और कुछ नहीं किया। दैट्स रियलिटी। तब हमें विश्वास हुआ कि अंधा कानून के साथ साथ अंधा इंस्टीट्यूट। सो इफ यू वांट टू गेट मार्क्स, ठीक है, सेक्शन याद करने पड़ेंगे एक्चुअली। हाँ, उनको लगता है कि अगर तुमने सेक्शन का नंबर सही लिखा है तो अंदर तो लिखा ही होगा, ठीक है, हो सकता है सच्चाई कुछ और हो, बट स्टिल बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपका इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि भाई हमें सेक्शन चाहिए, हमें केस लॉ चाहिए, तो अगर आपको उम्मीद है कि हम 60 अबव या कुछ लाएं, तो सीधा सीधा एकदम साफ शब्दों में समझ लो, सेक्शन याद करने बाय हुक और बाय क्रुक। बाय क्रुक का मतलब खर्रे नहीं ले जानी है, खर्रे समझ गए, समझते सब हैं, चिट विट ले चीटिंग करने की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी लिस्ट बनाओ और रटो बस। दिस इज द अल्टीमेट थिंग। अंडरस्टैंडिंग सब ठीक है, समझ में आ रहा है सब ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कुछ ठीक नहीं है। तो यू विल हैव टू लर्न द सेक्शन, ठीक है। जो पहले बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए स्पेशली कंटेंट आपको आता है, क्या आप नया कर सकते हैं कि आपके मार्क्स आए। सेक्शन एंड केस लॉज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट कुछ नहीं तो इंपॉर्टेंट वाले तो याद ही कर लो, जो आप हर आंसर में यूज कर सकें, ठीक है। जो मेन सेक्शंस होते हैं वो तो याद ही कर लो। अब जैसे JIGL में थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, कंपनी लॉ में थोड़ा इजी है, क्योंकि कंपनी लॉ में लाइक सेक्शन 8 है तो एक ही 8 है, इसमें तो 8 है तो हर चैप्टर का 8 है, जितने एक्ट है उतने सेक्शंस है। बट फिर भी जो जो प्रोमिनेंट आपको लग रहे हैं वो थोड़े बहुत याद कर लीजिए, नहीं तो केस लॉस तो याद ही कर लेना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने केसेस थे जो हम लोग नाम से ही याद रहते हैं, कुछ नहीं पूरा ना याद हो तो फर्स्ट नेम याद कर लो, ठीक है, तो उससे आपके आंसर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। वही ये बता रहे हैं, साइटेशन ऑफ केसेस हम लोग ने देखा था जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या था, जब भी कोर्ट में कोई केस होता है तो किसी एक डिसीजन को साइट किया जाता है दूसरे केस के लिए। अगर हायर कोर्ट का डिसीजन होता था तो वो लोअर कोर्ट के ऊपर अथॉरिटेटिवली बाइंडिंग होता था, ठीक है। कह रहे हैं उसी के लिए साइटेशन हेल्प करता है, और साइटेशन करने के लिए ये सारे केसेस के रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। भाई आज अगर मान लो हमें किसी कोर्ट के सामने कोई केस रेफर करना है कि सच एंड सच ईयर में सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा ऐसा केस हुआ था, तो सारे केस के रिकॉर्ड्स होंगे ना, तभी तो हम ढूंढ पाए। जो आपने लॉयर्स वगैरह के पास जो बड़ी किताबें देखी है ना, जो एक जैसे कलर की बड़ी सारी किताबें होती है, अगर देखी हो तो वो ये रिकॉर्ड्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक तो बेयर एक्ट होते हैं, वो अलग बात हो गई, एक जैसे कलर की बहुत सारी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसे करके किताबें होती है, ये होती हैं रिकॉर्ड्स। तो ये क्या करते हैं, जब ऐसा कोई केस आता है तो रिकॉर्ड्स चेक करते हैं कि भाई ऐसा कोई केस तो नहीं हुआ था पहले, तो इनके जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं उनको ये कहा जाता है, जो इसके आगे लिखा होता है केस में। अब देखो ये आपने देखा होगा AIR, कई जगह AIR का मतलब ऑल इंडिया रिपोर्टर। सुप्रीम कोर्ट केसेस में SCC होता है, फिर एक सुप्रीम कोर्ट जर्नल होता है, एक SCR सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स होता है, एक दिल्ली लॉ टाइम्स DLT होता है। तो इन रिकॉर्ड्स में वो केसेस जो है वो मेंशन होते हैं। अब केस को ढूंढा कैसे जाएगा, तो देखो केस के नाम के आगे लिखा रहता है, यानी कि लाइक AIR लिखा है, इसका मतलब इसका मेंशन कहाँ होगा, ऑल इंडिया रिपोर्ट्स के रजिस्टर में इसका मेंशन होगा, ठीक है। इस तरह से केसेस के साइटेशंस होते हैं। आई होप नो डाउट, ठीक है। कुछ पूछना है पूछ लो। हाँ हाँ बेटा, ढूंढते कैसे, एक्चुअली थोड़ा तो उनको याद, मतलब ऐसा नहीं होता कि हम बस ढूंढने चले गए किताबों में, इधर डेट निकली जा रही है हम कोई केस वैसा ढूंढ रहे हैं, थोड़ा आइडिया रहता है। उसको कंप्लीटली पढ़ने के लिए बुक्स में जाते हैं। जो फेमस केसेस होते हैं ना, जिनके जजमेंट्स ऐसा लगता है कि याद रहे, वो पता होते हैं कि हाँ ये केसेस हैं। अब जैसे जो केसेस आपकी बुक में दिए हुए हैं तो ढूंढ ढूंढ के थोड़ी लिखे उन्होंने, दीज आर द लैंडमार्क केसेस, ठीक है। अब उस केस में कंप्लीटली क्या हुआ था उसको पढ़ने के लिए इनको इन रिकॉर्ड्स में जाना पड़ता है, तभी तो उसका देखो नंबर सब लिखा रहता है कि ये इस रिकॉर्ड में इस नंबर पेज नंबर पे मिल जाएगा। दैट इज व्हाई दे गो देयर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। बताइए प्रोस्पेक्टिव लॉ कौन सा लॉ हुआ, जो आगे से एप्लीकेबल है, और रेट्रोस्पेक्टिव कौन सा हुआ, जो पहले से एप्लीकेबल है। तो मान लीजिए आज कोई लॉ बना और उस लॉ में लिखा है इट इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 2020 से एप्लीकेबल है, ये कौन सा हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव। और अगर आज कोई लॉ बना है और उसमें लिखा है दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम टुमारो,
तो ये क्या हो गया, प्रोस्पेक्टिव। जनरली जो लॉज होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से स्पेशली पीनल लॉज या क्रिमिनल लॉज नहीं हो सकते। बताओ क्यों नहीं? ऐसा जब जब नहीं चाहिए, एक वर्ड चाहिए, डबल जियोपार्डी। अच्छा, और पहुंच गए उसी पेज तक। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो था। व्हाट वाज एक्स पोस्ट फैक्टो? जो क्राइम जब किया गया है उसी समय का लॉ एप्लीकेबल होगा। तो कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ज्यादातर पीनल लॉज में एप्लीकेबल नहीं होती। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्रिएटिंग सब्सटैंटिव राइट्स और टेकिंग अवे सब्सटैंटिव राइट्स आर ऑर्डिनरली प्रोस्पेक्टिव। नॉर्मली जो लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोस्पेक्टिव। हाउएवर they are retrospective only if by express words or by necessary implication legislature has made them retrospective। अगर कुछ नहीं लिखा है तो माना जाएगा प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिव है तो कह रहे हैं क्लियरली मेंशन होगा कि ये लॉ सच एंड सच डेट से एप्लीकेबल है, अदरवाइज उसको क्या माना जाएगा, प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आइए, यूज ऑफ मे एंड शैल। बताओ क्या हुआ, मे एंड शैल? शैल क्या हुआ, मैंडेटरी, और मे मतलब क्या हुआ, ऑप्शनल। लेकिन कई बार शैल को भी इंटरप्रेट किया जाता है मे, मतलब समझे? अभी देखना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कह रहे नॉर्मली मे का मतलब है चाहो तो करो चाहो तो ना करो, और शैल का मतलब होता है करना ही पड़ेगा। लेकिन लॉ में कई जगह शैल लिख दिया, लेकिन उसका जो मीनिंग आ रहा है वो ऑप्शनल है, तो फिर उस शैल को में इंटरप्रेट किया जाता है। कौन इंटरप्रेट करता है, जज। ये मानते हुए कि गलती से लिख दिया होगा, ये माना नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोगों ने प्रिजम्पशंस में देखा था कि लॉ बनाते वक्त कोई गलती नहीं हुई। लेकिन फिर भी अगर मे और शैल में बिल्कुल गलत प्रोविजन सामने आ रहा है, अब ये वो हो गया रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, कि अगर हम उसका मीनिंग शैल से लेके चल रहे हैं तो गलत मीनिंग सामने आ रही है, तो फिर जज अगर चाहें तो उस शैल को क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, मे, एंड वाइस वर्सा। देखिए, द वर्ड शैल और मे used in a provision depends on the nature of compliance and gravity of non-compliance. The standard rule is that provision containing shall, अगर shall लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, it is mandatory, and the provision containing may is either permissive or discretionary. Discretion का मतलब क्या हो गया, मर्जी पर है, ठीक है। In other words, shall conveys mandatory nature of the provision while may conveys permissive or discretionary nature. However, अगले पैराग्राफ में देखो, this rule cannot be applied in all the situations while interpreting a statute. There are many cases where shall is used even if the nature of the provision is discretionary. Nature of the provision discretionary ये समझ में आ रहा है, लेकिन वहां वर्ड उन्होंने क्या लिख दिया, shall। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कह रहे हैं and may is used when the nature of the provision is mandatory. This may happen due to various reasons including mistake or confusion of the draftsman. मतलब समझ रहे हो जज क्या सोच रहा है कि ड्राफ्ट्समैन को कंफ्यूजन हो गई होगी लिखते वक्त, हो भी जाता है कई बार, ठीक है। अब उन्होंने जो लिखा है उसमें उसका साफ साफ समझ में आ रहा है ऐसा करना ऑप्शनल है, लेकिन वर्ड उन्होंने शैल लिख दिया। अब अगर ग्रामर के हिसाब से चलोगे तो फिर तो आपको अलग ही मीनिंग समझ में आएगा, तो वहां पर वो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करते हुए क्या कर देंगे, उस शैल को मे इंटरप्रेट कर सकते हैं या मे को शैल, हम लोग नहीं, जजेस, ठीक है, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट आइए, एंड एन और। अब ये बताओ, ये तो कई बार आपको देखने में मिलता है, एंड एन और में क्या हुआ, अच्छा, और जो होता है उसमें इंग्लिश वाला और का मीनिंग अलग है और हिंदी वाला और अलग है ना, ऑपोजिट है बिल्कुल। हाँ, एग्जैक्टली तो अगर एंड लिखा है इसका मतलब दोनों कंप्लाई होना जरूरी है, और अगर और लिखा है तो कोई भी एक होगा तो चलेगा। इन ऑर्डिनरी यूजेज एंड इज कंजक्टिव and or is disjunctive. Thus and connects two or more items and make a cumulative group of them, whereas or separates two or more items. Example देखो, जैसे under Companies Act document includes summon, notice, requisition order, declaration form and register, whether issued, sent or kept in pursuance of the act. Under this situation, if and is used as conjunctive, then इंटरप्रिटेशन वुड नॉट बी करेक्ट। ये समझे क्या हुआ,
ऊपर वाली एक लाइन थी, बट समटाइम्स इट मे बी रिक्वायर्ड टू रीड एंड इन प्लेस ऑफ और एंड वाइस वर्सा। मतलब नॉर्मली एंड का मतलब क्या हुआ कि साथ में दोनों चीजें देखनी है, और का मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई एक देखना है। लेकिन यहां पर भी वही मे और शैल वाली बात है, कह रहे हैं समटाइम्स इट मे बी रिक्वायर्ड टू रीड एंड इन प्लेस ऑफ और। कई बार एंड लिखा होता है जिसको और इंटरप्रेट किया जाता है, और लिखा होता है जिसको एंड इंटरप्रेट करते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, कह रहे हैं कंपनीज एक्ट में जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, अब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में देखो वर्ड क्या लिखा है, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब क्या हुआ, कौन सी डेफिनेशन है, इंक्लूसिव। और लास्ट में देखो वर्ड लिख दिया एंड, ऑपोजिट नहीं हो गया। इंक्लूसिव का मतलब तो ये हुआ ये चीजें हैं और भी ऐड हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इंक्लूड समन, नोटिस, रिक्वेजिशन, ऑर्डर, डिक्लेरेशन एंड रजिस्टर। इसका मतलब इनके अलावा कोई और चीज डॉक्यूमेंट नहीं मानी जा सकती। अगर हम लोग एंड के हिसाब से देखें तो इस प्रोविजन का गलत इंटरप्रिटेशन आएगा, तो इसलिए इस एंड को क्या इंटरप्रेट किया जाता है, और। ठीक है, देखो लिखा अंडर दिस सिचुएशन इफ एंड इज यूज्ड एज कंजंक्टिव देन इंटरप्रिटेशन वुड नॉट बी करेक्ट। तो अगर जज को ऐसा लग रहा है इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, तो उस एंड को और या और को एंड किया जा सकता है। अब इंटरप्रिटेशन समझ रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं, हो सकता है एक्ट में लिखा हो मे, लेकिन हम उसको क्या मान लेंगे, शैल, और शैल लिखा है तो मे मान लेंगे। सिमिलरली एंड और, लेकिन ये सिर्फ कौन कर सकता है, जज, हम लोग नहीं। इसमें देखो डेफिनेशन जो है, एग्जाम्पल नहीं आया ना, देखो कंपनीज एक्ट में डॉक्यूमेंट में लिखा है इंक्लूड्स, ठीक है, इंक्लूड्स समन, नोटिस, रिक्वेजिशन, ऑर्डर, डिक्लेरेशन एंड रजिस्टर। अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ें तो एंड वर्ड के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है, सिर्फ इतनी चीजों को डॉक्यूमेंट माना जाएगा, यही तो मतलब हुआ, एंड लिखा है ना। लेकिन देखो स्टार्टिंग में वर्ड इन्होंने इंक्लूड्स भी लिखा है, तो इंक्लूड्स का मतलब क्या होता था, इंक्लूसिव डेफिनेशन, यानी ये चीजें हैं और भी ऐड हो सकती हैं। और वैसे भी डॉक्यूमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है, डॉक्यूमेंट में तो किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो सकता है। अगर हम लोग इस एंड को देख के इंटरप्रेट करें, इसका मतलब इन चीजों के अलावा पूरे कंपनीज एक्ट में किसी और चीज को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, ये गलत इंटरप्रिटेशन आ रहा है। तो जज ने कहा ये जो एंड है इसको एंड न मान के क्या माना जाएगा, और माना जाएगा। तो और भी कोई बुक्स डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट माना जाए। एग्जैक्टली एंड लिखने की वजह से डेफिनेशन एग्जॉस्टिव लग रही है। अब ठीक है, ओके चलो इसी हिसाब से आइए इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजो। ऑल्दो प्रोविजो हम लोग आई थिंक पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि एक नॉर्मल सिचुएशन से किसी चीज को एक्सेप्ट करो और उसके बारे में कुछ प्रोवाइड फॉर करिए। देखो सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, वैसे पढ़ लेना अपने आप। नॉर्मली अ प्रोविजो इज मेंट टू बी एन एक्सेप्शन टू समथिंग विद इन द मेन एनैक्टमेंट और टू क्वालिफाई समथिंग which but for the proviso would be within the purview. In other words, a proviso cannot be torn apart from the main enactment. Cannot be torn apart मतलब समझ गए, उसको साथ में ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने प्रोविजो वाली चीज साथ में नहीं पढ़ी तो गलत इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा, ठीक है। अगली लाइन में लिखा है दस प्रोविजो इन अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन कार्व्स आउट एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन को अलग किया, एंड टू विच इट हैज बीन इनैक्टेड एंड टू नो अदर। The proper function of proviso is to mark कर लो accept and deal with the case. Accept and deal with the case वही हमने आपको बताया था, provided that in case of 1% company ऐसा ऐसा होगा। तो accept किया OPC को और OPC को क्या करना है वो दे दिया, इनको क्या कहा जाता है, proviso। अगला है ये नेक्स्ट डीमिंग प्रोविजन। बताओ ये सुना है कहीं, डीमिंग प्रोविजन, डीम्ड है ना, कई जगह हम लोग देखते हैं ना डीम्ड, अज्यूम्ड मान लिया जाता है। ऐसे प्रोविजंस को हम लोग क्या कहते हैं, डीम। हाँ जैसे आरटीआई एक्ट में हम लोग देखा था, क्या था बताओ, आरटीआई एक्ट में कहाँ देखा था, 30 डेज में अप्रूवल नहीं हुई तो डीम्ड रिजेक्शन मान लेते थे, मतलब 30 डेज में इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ये मान लेते थे कि वो इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे। अ प्रोविजन इन अ स्टैट्यूट which contains the word deem is called a deeming provision. To deem means to regard or consider, to treat something as if it were something else, या assuming a fact which did not really exist. Deeming का मतलब क्या हुआ, हम assume कर रहे हैं जो actually में हुआ ही नहीं। जैसे हम रोज डीम करते हैं कि आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं रोज हर सब्जेक्ट की। अब डीमिंग प्रोविजन समझ में आया, हर टीचर जो यहाँ आता है वो ये डीम्ड कर रहा है कि हमने जो चैप्टर पढ़ा दिया वो आपने घर पे पढ़ लिया। दिस इज नोन एज अ डीमिंग प्रोविजन।
मतलब इसका होता है assuming a fact which does not really exist. क्या कहें आगे? चलो, जैसे कंपनीज एक्ट में एक लाइन, पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं अभी, कि ऐसे लिखा जाता है ना, इफ एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्लेस इज हेल्ड इन कॉन्ट्रवेंशन इट शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस. ऐसा कई बार देखते हैं ना कि इट शैल बी डीम्ड कि डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट हो गया है, कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो ये मान लिया जाएगा कि उसका ऑफिस वेकेट हो गया है, ठीक है, कि उसको ऑफिस से रिमूव कर दिया गया है. तो डीमिंग प्रोविजन का मतलब भले ही एक्चुअली वो हटा हो या ना हटा हो, लॉ ये मान लेगा कि आपको ऑफिस से रिमूव कर दिया गया. ओके. रिपग्नेंसी विद अदर स्टैट्यूट, बस इतना ही, इतना जितना मार्क करा रहे हैं सब ऐसे ही कर लेना. रिपग्नेंसी विद अदर स्टैट्यूट्स, देखो क्या हुआ. रिपग्नेंसी समझते हो? कॉन्फ्लिक्ट. टू ascertain the meaning of a section it is not permissible to omit any part of it. The whole section must be read together and an attempt should be made to reconcile all the parts. बताओ इस रूल को क्या कहते हैं? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. यही तो था हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. कह रहे हैं to ascertain the meaning of the section it is not permissible to omit any part. ऐसा अगर दो सेक्शंस के बीच में रिपग्नेंसी है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम ये नहीं कह सकते एक को हटा दो एक को पूरा देख लो. सबसे पहली कोशिश क्या करनी होगी कि दोनों को समझने की कोशिश करें. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द होल सेक्शन मस्ट बी रेड टुगेदर इन एन अटेम्प्ट टू रिकंसाइल ऑल द पार्ट्स. अब सेकंड बात आती है व्हेन रिकंसिलिएशन इज नॉट पॉसिबल. अब मान लो दो सेक्शन ऐसी बातें कह रहे हैं और दोनों के बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है. अब क्या करें? इट हैज टू बी डिटरमाइंड एज टू व्हिच इज द लीडिंग प्रोविजन. मतलब दोनों में से मेन कौन सा है वो देखा जाएगा. थर्ड, इफ दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, देन रिजॉर्ट मस्ट बी हैड टू येट अनदर वेल एस्टैब्लिश्ड रूल, नेमली मा करो, if two sections are repugnant the known rule is that the last one must prevail. the later the better rule होता है. मतलब समझ गए? जैसे मान लो कोई एक्ट है जिसमें एक सेक्शन 32 और एक सेक्शन 80, ठीक है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. 32 कुछ और कह रहा है और 80 कुछ और कह रहा है सेम ही चीज को. अब सबसे पहला हमारा ऑप्शन क्या होगा? हम क्या करें? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. दोनों को मिला के इस तरह से पढ़ें कि दोनों की रिपग्नेंसी खत्म हो जाए. मान लो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करें? ये देखेंगे लीडिंग प्रोविजन कौन सा है, मेन कौन सा है, सपोर्टिव कौन सा है. और अगर मान लो हमें मेन और सपोर्टिव भी नहीं मिल रहा है तो बताओ कौन सा प्रिवेल करेगा? 80 वाला प्रिवेल करेगा. बताओ क्यों? हाँ, वो बाद में लिखा गया. एग्जैक्टली जो बाद में लिखा जाता है ये माना जाता है कि वो पहले वाले को देख के लिखा गया, तो वो बेटर लिखा गया होगा. ठीक है, फाइन. चलिए नेक्स्ट आइए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल प्रोविजन एंड स्पेशल प्रोविजन. बताओ जनरल है और स्पेशल है तो ऑब्वियसली क्या प्रिवेल करेगा? स्पेशल. अनदर वेल नोन रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज दैट जनरल प्रोविजंस yield to special provision. The rule that general provision should yield to specific provision is not an arbitrary principle made by lawyers and judges, but springs from the common understanding that when same person gives two directions, one covering a large number of matters in general and another only to some of them, his intention is that these later directions should prevail as regards these while as regards all the rest of the earlier decision. later वाला prevail करेगा मतलब कौन सा वाला? special वाला. तो अगर एक general है, जैसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, सेल्स ऑफ गुड्स भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, चलो छोड़ो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही है. अगर हम आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड यू, लेकिन हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं. अब यहाँ जनरल हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेशल हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. तो अगर हम आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो है ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसके ऊपर प्रोविजंस किसके लग जाएंगे? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के. ठीक है. अब अगर मान लो किसी पॉइंट पे टीपी एक्ट साइलेंट है तो हम लोग उसके जनरल एक्ट देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पॉसिबिलिटी है कि. ठीक है, फाइन. ओके, नेक्स्ट आइए, इसमें देखो एक ये मैक्सिम था, ये देख लो, हो सकता है इस नाम से पूछ ले. थर्ड पैराग्राफ में this principle is also expressed in the Latin maxim generalia specialibus non derogant, also known as the rule of implied exception, means general things do not derogate from special things.
डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेशल थिंग्स, मतलब प्रिवेल हमेशा कौन सा करेगा, स्पेशल वाला। ओके, अब आइए नेक्स्ट, सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। हमको ये सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन पढ़ के बताओ ये कौन सा रूल था, ये पॉइंट्स देखे थे कहीं, कौन सा था ये, मिसशिफ रूल। सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन ये कहता है हमें लॉ को इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा हो। जब कभी लॉ को इंटरप्रेट करने की बात आएगी तो कोर्ट इस तरह से इंटरप्रेट करे या वो इंटरप्रिटेशन करे जिससे सोसाइटी का भला हो रहा हो। अब इसको मिसशिफ रूल में डाल के देखो, वो सीटी वाले एग्जाम्पल में अगर हम लोग लिटरल कंस्ट्रक्शन करते तो उससे वो रेमेडी खत्म नहीं हो रही थी, ठीक है, मतलब वो मिसशिफ खत्म नहीं हो रही थी। हमें ऐसा इंटरप्रिटेशन करना है विच इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, और इसी रूल को क्या कहा जाता है, सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अब ये वही सेम है, what was the common law before making that, what was the mischief, what remedy the parliament has resolved, and the true reason of the remedy। इसी रूल को क्या कहा जाता है, देखो एक ये पैराग्राफ मार्क करना, इन construing social welfare legislation the court should adopt a beneficent rule। जैसे जो वेलफेयर लेजिस्लेशन होते हैं ना, लेबर लॉज वगैरह, उसमें भी इंटरप्रिटेशन ऐसा किया जाता है कि किसके वेलफेयर की बात हो, लेबर के। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी लेबर लॉज हैं इनका जब इंटरप्रिटेशन होगा तो कोर्ट एक तरफ से फेवर में रहता है किसके, लेबर के। हाँ, बहुत ज्यादा कोई गलत चीज है तो बात समझ में आ रही है, अदरवाइज अगर कंफ्यूजन है कि एम्प्लॉयर का साइड लेना चाहिए कि एम्प्लॉई का, तो उस केस में वो ऐसा चीज अडॉप्ट करेगा जो एम्प्लॉई के फेवर में, विच इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। हाँ बेटा, हाँ एग्जैक्टली, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी यही होता है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम ये मान के चलते कंज्यूमर सही है, वो नहीं सही है तो प्रूफ करो, ठीक है। सिमिलरली लॉ जो है वो हमेशा सबको बेगुनाह मानता है, अगर वो गुनहगार है तो दूसरी पार्टी को प्रूफ करना पड़ता है। तो सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का मतलब हम ये मानेंगे कि सोसाइटी का बेनिफिट हो ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाए। ओके, इन construing social welfare legislation the court should adopt a beneficent rule of construction, and in any event construction should be preferred which fulfills the policy of legislation। Construction to be adopted should be more beneficial to the purpose in favor of and in whose interest the act has been passed। जिसके लिए एक्ट बनाया गया है उसके फेवर में होना चाहिए। आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जजमेंट उसके फेवर में हो, ये समझ रहे हैं ना, कि अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो उसमें क्या ऑप्शन लेके चलेंगे कि वेलफेयर, लेबर बेटर है, वेलफेयर जिससे हो रहा हो वो चीज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आओ, अब ये रहने देना, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉ, फिस्कल एंड टैक्स लॉज। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वी हैव ऑलरेडी डन, वहां लिख लीजिए डन। कहां कहां पढ़ा है बताओ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, और कहीं पढ़ा है, एक इसी में पढ़ लिया, ठीक है, अभी एक जगह और आएगा, तो सब जगह अलग अलग लिखोगे, सेम ही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अगला आइए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टैट्यूट, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये जितने टॉपिक इसमें कुछ नया नहीं है, सब पता है आपको। बताओ स्टैट्यूट में और रूल में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या प्रिवेल करेगा, स्टैट्यूट। रूल समझ गए ना, जैसे कंपनीज रूल्स होते हैं कई सारे या रेगुलेशंस होते हैं, तो सबसे ऊपर है लॉ, लॉ से बनाए गए हैं रूल्स, फिर रूल से बने रेगुलेशन। तो अगर लॉ में और रूल में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑब्वियसली क्या प्रिवेल करेगा, लॉ, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, रूल बनेगा, रूल के बाद रेगुलेशंस आएंगे। रेगुलेशंस एक तरह से पॉलिसीज हो गई, जो नीति वगैरह होती हैं, वो रूल उसी एक्ट से बनता है। एक्चुअली अगर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से देखो ना तो उसमें वो भी होता है कि मेकिंग अथॉरिटी कौन है, रेगुलेशंस अलग अथॉरिटी बना सकता है, रूल वही बना सकता है जिसने एक्ट बनाया हुआ है। तो हाँ, वो सेबी के रेगुलेशंस है, मतलब मेन एक्चुअली रूल नहीं हुआ, वो रेगुलेशंस मतलब इस चीज में उन्होंने क्या प्रोसीजर्स बनाए। लेकिन अब जैसे एलओडीआर आईसीडीआर है तो उसका कोई एक्ट नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, वो तो बने ही रेगुलेशंस है, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बट सेबी एक्ट में वो चीज मेंशन नहीं है। हाँ, ऐसे देख सकते हो कि मान लो सेबी एक्ट में कुछ दिया हुआ है और एलओडीआर रेगुलेशन में उसके अगेंस्ट कुछ दिया है, तो सेबी एक्ट की बात मान ली जाए। लेकिन अब ऐसे मानो सेबी एक्ट जनरल है और सिर्फ आईपीओ वगैरह के लिए आईसीडीआर बना दिया, या सिर्फ लिस्टेड के लिए एलओडीआर, स्पेसिफिक केसेस के लिए रेगुलेशन बना दिए, ठीक है।
देखो, इट इज अ वेल सेटल्ड रूल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन दैट when a rule or form prescribed under the statute conflicts with a statutory provision, the latter will prevail. latter बताओ क्या हुआ? statutory provision. ये समझते हो ना, latter मतलब जो बाद वाला है वो prevail करेगा. ठीक है, उसके बाद आइए देखो, इसमें ये केस है यूनियन इंडिया वाले में. It was stated if the rules are made by the rule making authority and the rules are not in accordance with the provisions of the act, the court can strike down such rules as ultra vires the act. मतलब समझे, जो रूल है वो किसके अगेंस्ट हो गया? एक्ट के. तो कोर्ट क्या करेगा? उस रूल को स्ट्राइक डाउन कर देगा, मतलब उसको नहीं मानेगा. बट द कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द रूल मेकिंग अथॉरिटी टू मेक द रूल्स वेयर legislature confers discretion on the rule making authority to make the rule. कह रहे हैं रूल बनाना है कि नहीं बनाना है, ये चीज रूल मेकिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी. कोर्ट किसी भी अथॉरिटी से ये नहीं कह सकता कि तुम रूल बनाओ. कोर्ट बस ये कह सकता है कि ये रूल सही है कि नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? मतलब कोर्ट आपके बनाए हुए रूल को बस चेक कर सकता है कि कहीं वो एक्ट के अगेंस्ट तो नहीं है. क्या कोर्ट ये कह सकता है कि ये रूल गलत है और अब तुम नया बनाओ? ये नहीं कह सकता. बस ये कह सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम करके दिया और इंस्टीट्यूट ने चेक कर दिया, तो इंस्टीट्यूट ये बताता है पास हो फेल हो, कि इंस्टीट्यूट ये भी बताता है फेल हो गए दोबारा देने आना जरूर. ये थोड़ी बताएगा, वो तो हमारी मर्जी है. हमें लगा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमने छोड़ दिया कोर्स. वो सिर्फ ये बताता है ये पेपर सही है कि नहीं, दैट्स इट. वो ये जज करके नहीं बता सकता कि तुम अगली बार देने लायक हो कि नहीं. सोच के देखो अगर ऐसा होता. जैसे कुछ बच्चों के नंबर आते हैं ना सिंगल डिजिट में 4 5 6, अब सोचो उसमें कहीं मार्कशीट में आगे लिख के, जैसे जिनके 60 अब होते हैं उसमें होता है ना विद डिस्टिंक्शन, और जिनके 4 5 6 नंबर उनके आगे लिख के दोबारा मत दे देना. सोचो ऐसा लिख के आए, वो ये नहीं बोलता इंस्टीट्यूट, ये कहते ठीक है तुम्हारी मर्जी है, ये जो तुमने किया उसमें इतने नंबर है. तो बस वही लिखा है यहाँ पर. ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस, दिल पे मत ले कोई, ठीक है, सिर्फ प्रोविजन समझा रहे थे और कुछ. डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटैंशियल कंप्लायंस देखो क्या है. इन द डोमेन ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन देयर एग्जिस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटैंशियल कंप्लायंस. सब्सटैंशियल कंप्लायंस मतलब अगर आपकी भाषा में बोले मतलब भर का कर दिया है तो ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब भर का कर दिया मतलब जितना कर दिया है उतना ठीक है. हाँ, बहुत ज्यादा अगर रूल्स रेगुलेशन देखोगे तो वो पॉसिबल नहीं है. कई बार ऐसा हो सकता है जो ठीक है, अगर इतना कर दिया उतना सफिशिएंट था तो काम हो गया. जरूरी नहीं अगर हम एक एक रूल्स के हिसाब से चले. जैसे अगर आप प्योरली ग्रामर के हिसाब से चले ना, जो इंग्लिश में ग्रामर आपने पढ़ी थी, तो सबके आंसर गलत निकलेंगे. हाँ, दैट्स ट्रू. कुछ बच्चे स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं अभी भी. उनको ये नहीं पता कि लाइन का पहला जो होता है वो कैपिटल से शुरू होता है, पैराग्राफ चेंज करने के बाद कैपिटल होता है, फिर पंक्चुएशन जो आप लगाते हैं. तो अगर आपका इंस्टीट्यूट ग्रामर के हिसाब से चेक कर रहा होता तो शायद ये रिजल्ट 1% जाता, उससे भी कम ही जाता. स्पेलिंग और ग्रामर तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चेक नहीं करते. वो कह रहे तुम आंसर लिख दो, वही बहुत है, बस यही है सफिशिएंट कंप्लायंस. अब समझ आ गए? वो कह रहे ग्रामर छोड़ो, ठीक है, तभी तो ग्रामर चेक नहीं कर जाती. अगर ग्रामर वैमर होती तो आपको पता है इंग्लिश का एक पेपर होता. आप देखो ना प्रोफेशनल कोर्सेज में इंग्लिश का पेपर नहीं होता, क्योंकि आपका है क्या क्या निकल. अच्छा हाँ, अच्छा वो कह रही है अगर इंग्लिश ही इतनी अच्छी होती, ठीक है. सो प्रोफेशनल कोर्सेज में नो पेपर ऑफ इंग्लिश, क्योंकि वो कह रहे हैं इंग्लिश देखनी ही नहीं है. तुम्हें प्रोविजन आता है दैट इज सफिशिएंट कंप्लायंस. बस यही डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कंप्लायंस होता है. देखिए, in the domain of statutory interpretation there exists the doctrine of sufficient compliance. Sufficient compliance is compliance with substantial or essential requirements of something. अगर essential चीजों को तुमने comply कर लिया है तो हम मान लेंगे even though its formal requirements are not complied with. हो सकता है formal requirements complied with ना हो, लेकिन अगर मतलब भर का कर दिया है तो भी वो sufficient compliance मान लिया जाएगा. इसका एग्जाम्पल देखो, ये उमेश चलियल जो भी नाम है इनका. देखो, वेयर इन एन एफिडेविट, जो एफिडेविट होता है देखा है ना सबने एफिडेविट. एफिडेविट नहीं पता? किसी भी फॉर्म के नीचे एक लिखा होता है आई डैश, है ना, आई अग्री वट एवर आई हैव रिटन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जिसमें आप भयानक से साइन कर देते हो. वही उसी को स्टैम्प पेपर में लिख दो तो एफिडेविट हो जाता है.
एक्चुअली जो आप ऐसे ओथ लेते हो वो ओरल ओथ होती है, और रिटन ओथ जो होती है वो एफिडेविट होती है। ओरल ओथ ऐसे शपथ लेते हैं गीता पे हाथ रख के कसम खा रहे कोर्ट में, तो वो ओरल होती है जो जज के सामने होती है। अब हर समय तो हम जज के सामने नहीं जाके कर सकते, तो अगर मान लीजिए आपने कोई मार्कशीट लगाई है या कुछ डॉक्यूमेंट्स कहीं पर लगाए हैं, तो वो कहते हैं शपथ लो। अब शपथ कैसे उनको लेते हुए दिखाएं, तो वो लिख दी जाती है कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सब सही हैं, और अगर वो गलत निकलते हैं तो पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसको स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है और आपका साइन कराया जाता है, इसको एफिडेविट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एफिडेविट में जो लाइन होती है वो होता है आई बिलीव टू बी ट्रू, और उसने लिख दिया नो पार्ट इज फॉल्स। पहले बताओ क्या फर्क पड़ा? एफिडेविट की लाइंस होती हैं कि हमें सही लग रहा है, और उसने लिख दिया कि कुछ झूठ नहीं है। बताओ सफिशिएंट कंप्लायंस मान लेंगे कि नहीं मानेंगे? ये एक ही बात हुई कि अलग बात हुई? ठीक है, एक ही बात हुई। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सब्सटेंस एंड द एसेंस हैड बीन कन्वेड। कह रहे मतलब हम समझ गए। ठीक है, बोथ द फ्रेजोलॉजीज कन्वे द सेम मीनिंग। वैसे अगर आप टेक्निकली जाएं तो जरूरी नहीं है कि सेम मीनिंग हो। प्रैक्टिकली जैसे आप कह रहे हैं ना, हम एक लाइन होती है मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, एक लाइन हुई। इसका मतलब ये हुआ जितना कहूंगा उतना सच कहूंगा, पूरा सच हो सकता है ना कहूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम बाहर घूमने गए थे, घर वालों ने पूछा कहाँ गए थे, हम बाहर घूमने गए थे, या आपने सच बोला? बिल्कुल सच बोला। अब गर्लफ्रेंड के साथ गए थे, या आपने बोला ही नहीं। तो बताओ आपने टेक्निकली सच बोला कि झूठ बोला? सच बोला। कहाँ गए थे? बाहर गए थे। क्या करने? घूमने। सब सच चल रहा है, जिसकी कसम चाहो उसकी खा ले। समझ में? हमसे पूछा ही नहीं गया किसके साथ, तो हम क्यों बताएं? कोई झूठ ही नहीं है इसमें। तो टेक्निकली हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? एफिडेविट में उसने लिखा है बिलीव इट टू बी ट्रू होना चाहिए, उसने लिखा नो पार्ट इज फॉल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, सफिशिएंट कंप्लायंस हमने मान लिया, एंड वाज कन्वेड एंड वाज नॉट सच अ डिफेक्ट। कह रहे ये इतना बड़ा डिफेक्ट नहीं था जिसकी वजह से वो पूरा एफिडेविट रद्द कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए इसको मान लिया गया। क्लियर? अगला देखो, डॉक्ट्रीन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या हुआ? कह रहे हैं लॉ कभी भी हमसे ऐसा कुछ नहीं कहेगा जो इम्पॉसिबल हो। ठीक है, द डॉक्ट्रीन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी विच इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉलोइंग लीगल मैक्सिम। अब ये लीगल मैक्सिम है, इनको याद मत करने लग जाना, ये आपसे हो ना पाएगा। आगे वाले देख लो। कह रहे नो वन इज बाउंड टू डू व्हाट इज इम्पॉसिबल, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इम्पॉसिबल थिंग्स, द लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू विच ही कैनॉट पॉसिबली परफॉर्म। मतलब हमें ये मान के चलना है लॉ में जो भी हमसे करने को कहा गया है वो पॉसिबल है। ठीक है, अगर कुछ इम्पॉसिबल होता तो वो हमसे ना कहा गया होता। दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रीन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे एग्जाम्पल इसका बड़ा अच्छा है, जरा लिमिटेशन एक्ट याद करो। लिमिटेशन एक्ट में एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें अपील फाइल करनी है तो अपील फाइल करने के लिए हमें जजमेंट की कॉपी चाहिए, और अगर जजमेंट की कॉपी जज देने में देर लगा रहा है तो वो टाइम एक्सक्लूड करते थे। अब सोचो अगर ये प्रोविजन ना होता, मान लो उन्होंने कहा तुम्हारे पास अपील फाइल करने का 30 दिन का समय है, कोर्ट तुम्हें जब भी जजमेंट की कॉपी दे, नाउ दिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। आप बात समझ रहे हो? उन्होंने कहा तुम्हारे पास 30 दिन का समय, उसने कहा हाँ जिस दिन वो जजमेंट की कॉपी देगा वहां से 30 दिन ना, वो कह रहे ना वहां कुछ नहीं, आज ही से 30 दिन हम कॉपी तुम्हें जजमेंट की दें या ना दें। अगर ये लिखा होता लॉ में, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड ना होता, तो डॉक्ट्रीन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होता कि भैया जब हमारे पास जजमेंट की कॉपी नहीं है तो हम फाइल कैसे कर ले। ठीक है, जैसे उसमें एक माइनर का प्रोविजन था कि अगर उसके पास लीगल डिसेबिलिटी है तो वो केस नहीं कर सकता, तो कह रहे नहीं ये सब नहीं चलेगा, तुम डिसेबल हो, माइनर हो, पागल हो, हमसे मतलब नहीं है, केस का टाइम तुम्हारा जुड़ गया। नाउ दैट इज अगेन अ डॉक्ट्रीन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। तो उन्होंने क्या कहा, जब मेजर हो जाओगे वहां से टाइम जोड़ा जाएगा, और वो भी मैक्सिमम कितना, 3 years का। ठीक है, ये यही था राजकुमार डे वाला। ओके, ये देखो सिंपल है, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट। ये आप नाम को समझ गए होंगे। कह रहे हैं जो, हाँ वैसे नॉर्मल प्रोविजन यही है, पीनल प्रोविजन शुड बी कॉन्स्टिट्यूट स्ट्रिक्टली, लेकिन हमारा देश कुछ अलग है। But at the same time, it is one of the settled principle that when two interpretations are possible, that which is less onerous should be preferred. समझ रहे हो? ये हमारे यहाँ का, ये हमारे देश में ऐसी इश्यूज हैं। कह रहे हैं अगर 2 प्रोविजंस हैं, एक में तुम्हारे ऊपर लेट से कम सजा आ रही है, एक में ज्यादा आ रही है, तो तुम्हें कम वाली दी जाएगी।
क्योंकि हमारा देश मानता है कि हर इंसान सुधर सकता है, ठीक है। तो वैसे तो पीनल इसीलिए इतना क्राइम बढ़ रहा है, बाकी देशों में मार देते हैं एक बार में, यहाँ केस ही चलते चलते खुद ही मर जाता है। इतने साल केस चला क्यों खुद ही मर गया, ठीक है। सो हाँ 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 एग्जैक्टली हाँ, किसी बेगुनाह को सजा ना हो भले ही, हाँ एग्जैक्टली बस इसी पे बेस्ड है हमारा लॉ। 4 कर लो, 100 कर लो। हाँ बेटा, कंपाउंडिंग मतलब कंपाउंडिंग सेटलमेंट हुआ। हाँ तो यही रूल तो लगा उसमें भी, यही रूल तो लगा कंपाउंडिंग में भी कि भाई तुम्हें सजा हो सकती थी लेकिन तुम खुद ही अगर गुनाह कबूल करके पैसे दे दो तो छूट जाओ, यही सेटलमेंट ही तो हो गया, बेटर प्रोविजन। हाँ इम्प्रिजनमेंट वाले में कंपाउंडिंग नहीं कर सकते। यहाँ तो हम लोग बेटा ये बस ये पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन, 2 चीजें लग रही हैं उसके ऊपर। अब कंफ्यूजन आ गया, ये लग रहा है कि ये लग रहा है, तो कौन सा वाला लिया जाए, जो कम सजा दे रहा है वो लिया जाए, ठीक है। ओके यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर खत्म हुआ है, आपका चैप्टर नहीं, रुको रुको हम सब समझा रहे हैं। यहाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर खत्म हुआ है। अगला जो आपको दिख रहा है वो अगला एक्ट है जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कई जगह, देखा था आपने। हाँ जैसे टीपी एक्ट में हम लोगों ने देखा था मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कहाँ दी थी, जनरल क्लॉजेज। नाम समझो इसका क्या है, जनरल क्लॉजेज। इस एक्ट में वो चीजें दी हैं जो जनरल है। जैसे ये एक्ट बताता है कि अगर कहीं ही लिखा है इसका मतलब ही और शी दोनों होता है, अगर कहीं कैलेंडर लिखा है इसका मतलब कैलेंडर वो जो कैलेंडर मंथ्स होते हैं, ऐसा जनरल चीजें दी हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी एक जनरल वर्ड है, तो इस एक्ट में वो जनरल बातें बताई गई हैं बस, इसलिए इसका नाम क्या है, जनरल क्लॉज। और ईयर देखो इसका जरा 1897। इसमें कोई पेनल प्रोविजन पेनाल्टी वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ डेफिनेशंस बताता है। तो इसमें आपको मार्क क्या करना है, हम बस वो 2-3 पॉइंट बता दे रहे हैं। एक ये देख लो, दिस सेक्शन सीक्स टू डिफाइन, इसमें है क्या इस एक्ट में, phrases and terms commonly used in enactment। इस लाइन का मतलब बताओ क्या हुआ, phrases and terms commonly used in enactment। enactment समझ गए, अदर एक्ट, दूसरे एक्ट्स में जो वर्ड्स यूज्ड है उनका मीनिंग यहां दिया है जो वहां नहीं दिया है, ठीक है। intended to serve as a dictionary for the phrases, this act is acting as a dictionary for other laws, so used and the courts are expected to look into this dictionary in the first instance for the interpretation। यानी अगर किसी लॉ को इंटरप्रेट करने में दिक्कत आ रही हो तो बाहर जाने की पहले पहले जनरल क्लॉजेस एक्ट देखो, ठीक है फाइन। अच्छा अब आइए इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में, देखो जैसे ये मार्क नहीं करना, हमसे बताया, जैसे देखो जनरल वर्ड है ना एफिडेविट। अब एफिडेविट एक जनरल वर्ड है, किसी एक्ट में अगर उसका मतलब दिया है तो ठीक है, नहीं तो अगर एफिडेविट कहीं वर्ड यूज है तो उसका मीनिंग कहां से उठाओगे, जनरल क्लॉजेस एक्ट से, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी, ओथ, पर्सन, सेक्शन, सन, सन की डेफिनेशन, ईयर की डेफिनेशन, ये सब चीजें इसमें दी हुई है। मार्क आपको इसमें एक ये पॉइंट करना है, इफेक्ट ऑफ रिपील। देखो ये मार्क कर लीजिएगा, इफ जनरल क्लॉजेस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट रिपील्स एनी इनैक्टमेंट, रिपील्स एनी इनैक्टमेंट समझते हो, किसी एक्ट को खत्म कर दिया। हमको एक बात बताओ, मान लो किसी एक्ट को आज खत्म कर दिया गया, तो उस एक्ट के हिसाब से जो पहले हुआ वो अनचेंज्ड रहेगा या वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो जिस एक्ट के हिसाब से आपको सजा मिली वो एक्ट आज खत्म हो गया, तो वो सजा चलती रहेगी कि वो सजा भी खत्म हो जाएगी, वो सजा चलती रहेगी। ये वही कह रहे हैं, अगर कोई एक्ट रिपील हुआ है तो उसके जो इफेक्ट थे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए, इफ जनरल क्लॉजेस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट रिपील्स एनी इनैक्टमेंट, then unless a different intention appears, the repeal shall not revive anything not in force existing at the time which the repeals take place। रिवाइव एनीथिंग, कोई चीज रिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो अब एक्ट खत्म हो गया है, जो पहले था वो सिर्फ पहले ही लागू होगा अगर वो एक्ट खत्म। जैसे अगर हम आज आपसे कहें कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजन कहीं लग रहे होंगे, क्यों, क्योंकि वो रिपील हो गया, तो वो किसी एक चीज को रिपील नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें 1956 एक्ट के हिसाब से बनाई हुई कंपनी क्या खत्म हो गई, वो चल रही है, ठीक है। अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशंस ऑफ द इनैक्टमेंट सो रिपील, इट विल नॉट इफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन।
अब 1956 एक्ट के हिसाब से जो जो हुआ क्या वो सब रिपील हो गया ना 2013 एक्ट के आने से? नो, कह रहे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अफेक्ट एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी एक्वायर्ड। अब बताओ क्या हुआ? कह रहे उस पुराने एक्ट के हिसाब से अगर किसी को कोई राइट मिला था, अधिकार मिला था, ऑब्लिगेशन थी, वो भी खत्म नहीं होंगी। नेक्स्ट, अफेक्ट एनी पेनाल्टी फॉर फीचर और पनिशमेंट। मान लो 1956 एक्ट के हिसाब से किसी डायरेक्टर को पनिशमेंट मिली थी, कोई पेनाल्टी लागू हुई थी, तो क्या 2013 एक्ट आने से वो पेनाल्टी खत्म वापस मांगने चला जाएगा सरकार से? नहीं, कह रहे हैं रिपील होने से वो प्रीवियस प्रोविजंस इफेक्ट नहीं होते। एंड अफेक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग। ये बताओ क्या हुआ? मान लो कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से, जैसे सबसे लेटेस्ट समझो, अब वो डायरेक्ट टैक्स बिल जो आ गया, आपने सुना होगा, न्यू डायरेक्ट टैक्स का बिल आ गया ना, तो मान लो अभी किसी का इनकम टैक्स में कोई मैटर पेंडिंग चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और उधर वो डायरेक्ट टैक्स बिल पास हो गया। जैसे ही डायरेक्ट टैक्स बिल पास हुआ तो वो क्या कहेगा कि अब कौन होते हो तुम इन्वेस्टिगेशन करने वाले, क्योंकि जिस एक्ट के हिसाब से तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो एक्ट ही खत्म हो गया। बताओ इन्वेस्टिगेशन चलेगा कि नहीं चलेगा? यस चलेगा। तो किसी भी एक्ट के खत्म होने से इन चीजों पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो तभी जो नए प्रोविजन होते हैं उसमें लिखा रहता है प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, वो आगे से लागू होगा। पुराने, हाँ, आगे से लगेगा। जो पेंडिंग चल रहा है उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। हाँ, पुराने वाले एक्ट के हिसाब से चलता है, बस इसमें एक प्रोविजन आ जाता है, न्यू वाले में लिखा रहता है कि जो पुराने वाले हैं उनके ऊपर मतलब ये स्कीम लग सकती है कि वो, जैसे आपके में नहीं होता है स्विच ओवर वाला, आपके में क्या होता है, ओल्ड सिलेबस होता है, न्यू सिलेबस होता है। अब जो ओल्ड में रजिस्टर्ड है उनके ऊपर ओल्ड ही लगता है, और जो न्यू में रजिस्टर होते हैं उनके ऊपर न्यू लगने लग जाता है। अब एग्जाम कुछ समय तक दोनों के होते हैं, ओल्ड के और न्यू के, फिर वो स्कीम लाते हैं कि अगर ओल्ड वाले चाहे तो स्विच ओवर करके न्यू में हो जाए। क्या ऐसा होता है जिस दिन न्यू सिलेबस आया ओल्ड वालों को कंपल्सरली शिफ्ट कराते हैं, 3-4 मौके देते हैं, अब पास हो जाओ, अब पास हो जाओ, अब पास हो जाओ, नहीं हो रहे तो फिर कंपल्सरी शिफ्ट होता है, बस सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, फाइन। बस अब इसमें नॉर्मल चीजें हैं, ये सब पढ़ना नहीं। जैसे जेंडर में देखो लिखा है ना कि अगर कहीं मेल लिखा है तो उसका मतलब फीमेल होगा, अगर कहीं सिंगुलर लिखा है तो वो प्लूरल होगा। आई होप सिंगुलर प्लूरल, बस दैट्स इट, इतना ही करना है इसमें। हाँ, एक सेकेंड बेटा आ रहे बस। मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट समझ गए? सर्विस बाय पोस्ट अगर होता है तो वो ये देखिए होता है ना, सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड बाय प्रॉपरली एड्रेसिंग, प्री पेइंग एंड पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। जहां कहीं भी लिखा होता है कि पोस्ट से भेजा जाएगा तो उसका मतलब होता है पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, कि वो आपके यहाँ पहुंचाए और फिर साइन करा के लेके आए, तो माना जाता है कि वो प्रॉपर पोस्ट है। हाँ बेटा, कौन सा पॉइंट पूछ रहे हो? 6, रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनैक्टमेंट। इट शैल बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिवाइविंग ईदर होली और पर्टिकुलरली एनी इनैक्टमेंट wholly or partially repealed expressly to state that purpose। अब उल्टा कह रहे हैं जो रिपील हो गया उसको हम फिर से रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको पर्पस मेंशन करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि वो पहले रिपील हो गया था और उसको फिर से इनैक्ट करने की जरूरत पड़ गई। तो ये जो नया इनैक्टमेंट आएगा उसमें पर्पस लिखा होगा कि इस वजह से इसको दोबारा एप्लीकेबल करना पड़ा। हाँ हाँ, ईयर वही रहेगा क्योंकि रिपील दोबारा लागू हो गया ना। रिपील जब हुआ तो वही था कि इसको रिपील कर दिया गया, अब वही चीज जो रिपील हुई थी वो दोबारा स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये देखो जितनी भी चीजें हैं ये सब जनरल पॉइंट्स हैं, ये किसी एक्ट के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, किसी भी एक्ट में ये चीजें लागू हो सकती। अब ये आप अपने आप पढ़िएगा, रीडिंग मेथोडोलॉजी ऑफ कंपनीज एक्ट, ये आप अंकित सर से समझ लीजिएगा कि कंपनीज एक्ट कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ये देखो नोटिफिकेशन, सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन, अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा कि नोटिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ सेक्शन, यही कर रहे हैं इतने टाइम से आप। ठीक है, एग्जाम में नहीं आता ये सब, बस दैट्स इट। जब फ्री हो जाना ना एग्जाम देके तो पढ़ना ये सब। प्रोविजो क्या हुआ, नॉट विथ स्टैंडिंग कई बार आता है ना, नॉट विथ स्टैंडिंग देखा है, ये एक बार रीड करिएगा घर पर। नॉट विथ स्टैंडिंग कहाँ कहाँ यूज होता है? नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग, ये एप्लीकेबल होगा। एक कई जगह लिखा होता है सब्जेक्ट टू, कई जगह लिखा होता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। ये सब वर्ड्स दिखे आप लोगों को कि बुक बंद कर दी अभी तक?
ये सब अपनी नॉलेज के लिए एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। बस दैट्स ऑल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। जो पोर्शन आज हम लोग ने किया वो एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, बट आई विल नॉट से कि पूछा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी कहना हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो रीड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे वील स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। चलो।